बड़ा बन चुका है। जैसे इमरान खान ने मुल्क को एक कल्चर दिया है कि वो रियासत को कमज़ोर करे, रियासती इदारों को कमज़ोर करे। आज उसने अपनी पूरी पार्टी को रियासत के मुकाबले में ला खड़ा कर दिया है। ये एक बाग़ियाना रविश है और रियासत को अपनी रिट कायम करने के लिए उसको है कि वो कानून की अमलदारी के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूए-कार लाए। इस हवाले से जो कुछ इस वक्त तक हो रहा है, इसमें हम ये समझते हैं कि हमारी अदालतों को रियासत को ताकतवर बनाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। इस वक्त तक जो कुछ नज़र आ रहा है उसमें अदालतों के रवैये से भी रियासत कमज़ोर हो रही है और बागी क़ुव्वतों की हौसला अफजाई हो रही है। तो सूरत हाल बहुत हसास है। आज अगर इस किस्म की कोई उसके अशीर भी कोई मजहबी जमात करती तो आज उसको दहशतगर्द भी करार दिया जा चुका होता, आज उसको बागी भी करार दिया जा चुका होता, आज उसके खिलाफ फौज भी हरकत में आ चुकी होती। लेकिन क्या वजह है और कौन सी वो क़ुव्वतें हैं कि जो इमरान खान जैसे फितने को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं और उनको सपोर्ट दे रहे हैं। तुरफ़ा तमाशा ये है कि पहली मरतबा एक बेरहम लीडरशिप ने अपने कारकुनों को बतौर ढाल के इस्तेमाल करने की कोशिश की है। वो कानून से फरार होने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ कहता है रियासत मदीना के में कानून के सामने सब बराबर थे और आज जब कोई कानून उनके खिलाफ हरकत में आता है तो फिर वो उनके खिलाफ हरकत में नहीं आना चाहिए, वो मुस्तस्ना होने चाहिए, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। किसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्या आपकी हुकूमत में लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई? और आप एक के खिलाफ भी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। आप अपने आप को कानून के हवाले करें, आप अदालत में अपना मुकाबला करें, अपना केस लड़ें। ये क्या कि घर में छुप के और वहाँ घर से आप कारकुनों के ज़रिए से वहाँ ख़वातीन हैं, वहाँ बच्चे हैं, तुम्हें ना उन पे रहम आया, तुम्हें ना ख़वातीन पे रहम आया, ना उनकी इज़्ज़त और नामूस पे रहम आया, ना अपने नौजवानों पे रहम आया और उनको ढाल के तौर पर इस्तेमाल करके एक तरफ रियासत को कमज़ोर किया, दूसरी तरफ आप दुनिया को ये बता दिया कि मेरा कारकुन वो सिर्फ मुझे जेल से बचाने के लिए है, मेरा कारकुन वो सिर्फ कानून को की अमलदारी को रोकने के लिए है और इसके अलावा उसका और कोई एजेंडा नहीं। हम कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि इमरान खान पाकिस्तान को कमज़ोर और उसके बाद इसके खात्मे का एजेंडा रखता है। लिहाजा एक एक अमल और एक एक उनका इक़दाम वो हमारे इस खदशात की तायीद कर रहा है। उसने साबित कर दिया है कि वो बदहवास भी है और वो बुज़दिल भी है। उसको सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं तो अव्वल दिन से कह रहा हूं कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का एक गैर ज़रूरी अंसर है और कदम कदम पे वो साबित कर रहा है कि वो इस मैदान का बंदा नहीं, इस ढब का आदमी नहीं कि वो इन हालात का मुकाबला कर सके। ये बताया जाए कि जिस अंदाज के साथ वहाँ की रियासती क़ुव्वत के साथ लोग लड़ रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं, इनकी तरबियत किसने की है? ये आम आदमी की रविश नहीं हो सकती जब तक कि कोई तरबियत याफ्ता क़ुव्वत वहाँ मौजूद ना हो। लिहाजा ऐसे लोगों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उन्हें अदालत के कटहरे में लाना चाहिए। यही वो सियासी कल्चर है जो इमरान खान ने मुल्क को दिया। इसी पे वो खुश हो रहा है कि मैंने एक ऐसा कल्चर दिया जिसमें न कोई हया है, न कोई इज्जत है, न कोई आबरू है और न उसमें कोई रियासत के लिए इज्जत और एहतराम है। उसको कमज़ोर करना और उसके लिए अपने कारकुनों को बतौर ढाल के इस्तेमाल करना। आज आपने देखा किसी ये का नुमाइंदा ज़ल्मै खलीलज़ाद आज इमरान खान के हक़ में ट्वीट कर रहा है और उनकी गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहा है और इस किस्म के हमारी तायीद हो रही है कि ये गैर मुल्की एजेंडे का नुमाइंदा है और उनका एजेंट है और उन्हीं की शह पर यह सारा कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। सूरत हाल सारी की सारी अभी मंजर आम पे आ रही है। इस सूरत हाल में मैं फिर कहूँगा कि रियासत को अपनी अमलदारी के लिए तमाम तर तवानाइयाँ बरूए-कार लानी चाहिए। हम पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ कोई सियासी जमात नहीं है, वो चंद खिलंडरों की एक जमगठा है और रियासत को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने जो सियासत शुरू की है, इंशाअल्लाह उनके एजेंडे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज वो बात कर रहा है कि ये इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन से तो हम आपको 3 साल 4 साल से कहते रहे हैं कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, दोबारा इलेक्शन कराएं। क्यों भागते रहे आप? क्यों फरार इख्तियार करते रहे? यहाँ तक कि असम्बली के अंदर तुम्हारे खिलाफ अदम एतमाद आया, तुमने झूठे कागज़ लहराए, तुमने झूठा बयानिया तैयार किया,
تمہارا صبح و شام کا بیانیہ تبدیل ہوتا رہا. اب آپ الیکشن کے انعقاد کے لیے زور لگا رہے ہیں، لیکن ہمیں چند چیزوں پر تشویش ہے. اس وقت فاٹا میں صورتحال تبدیل ہے، وہاں پر امن و امان نہیں ہے. پورے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال نہیں ہے، اور وہاں پر مرجر کے بعد مردم شماری کا مسئلہ ہے، نئے ووٹر لسٹ کا مسئلہ ہے، اس کی بنیاد پر نئے حلقہ بندیوں کا مسئلہ ہے، اور یہ ملک میں ہو رہی ہے. عجیب صورتحال ہوگی کہ آج ایک الیکشن ہوگا 2 صوبوں میں، وہ ایک مردم شماری کی بنیاد پر ہوگا، اور پھر 2-3 مہینے کے بعد دوسرا الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری کی بنیاد پر ہوگا. کس طرح ہم پاکستان کے شہریوں کو ووٹ کے حق سے محروم کریں؟ اور پھر ملک کو اقتصادی حوالے سے بھی دیکھنا ہے کہ کیا اس کے پاس الیکشن کمیشن کو محفوظ الیکشن کرانے کے لیے، پرامن الیکشن کرانے کے لیے وسائل موجود ہیں، فنڈز موجود ہیں یا نہیں ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ریاست اول ہے یا عمران خان کی خواہش اول ہے. عمران خان نے اسمبلیاں خود توڑی ہیں اور لیڈرشپ کے اپنے حکم سے توڑوائی ہیں، یہ وزرائے اعلیٰ نے نہیں توڑی ہیں. اس حقیقت کو بھی تسلیم کیا جائے نا، اور پھر دیکھا جائے کہ کیا اس کا یہ فیصلہ عقل مندانہ تھا، کیا اس کا یہ فیصلہ پاکستان کے معروضی حالات سے مطابقت رکھتا تھا. تو پھر یہ ساری صورتحال جو ان کی اپنی غلطیاں ہیں، عمران خان کی غلطیوں کی سزا پاکستان کو نہیں دی جا سکتی. ہمیں حالات کو دیکھنا ہے، حالات کے مطابق چلنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ایک محفوظ پاکستان اور اس کے محفوظ مستقبل کی ہم نے بنیاد ڈالنی ہے، اور انشاءاللہ اس قسم کے فتنوں سے ہم نے پاکستان کو محفوظ کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.